वेलकम फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास इस पर बात करेंगे। पिछली क्लास में हमने एससी और एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग हैं उन पर चर्चा की थी और वहाँ पे हमने आपसे बात किया था कि आर्टिकल 366 में उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। लेकिन पिछड़ा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो इसकी परिभाषा जो है आपको संविधान में नहीं मिलेगी। देखिए, परिभाषाएं आर्टिकल 366 में दी गई हैं एससी और एसटी की। आपको एक आर्टिकल याद रखना है, कभी आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है। यहाँ पर एससी और एसटी इनकी परिभाषाएं दी गई हैं और साथ ही साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि कौन सी जातियाँ एससी में आएंगी, कौन सी जातियाँ एसटी में आएंगी, इसका निर्धारण करने की पावर जो है राष्ट्रपति के पास में है। आज हम पिछड़ा वर्ग की बात करने जा रहे हैं। तो पिछड़ा वर्ग की परिभाषा संविधान में नहीं है। पिछड़ा वर्ग कौन होगा इसकी जिक्र जो है संविधान में नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं मिलेगी आपको। परिभाषा संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। आर्टिकल 366 में एससी और एसटी के संबंध में बताया गया है। अब निर्धारण करने की बात करें, अच्छा, वास्तव में पिछड़ा वर्ग किसको माना जाता है? जो तमाम निर्णयों से, तमाम आदेशों से और विधियों से निकल करके आया है। तो भारत में जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर वर्ग होते हैं उनको पिछड़ा वर्ग माना जाता है। ये संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन तमाम क्रियान्वयनों से ये चीज़ें निकल के आती हैं कि पिछड़ा वर्ग आखिर है कौन। पिछड़ा वर्ग जो है जो सामाजिक रूप से कमज़ोर हो और जो शैक्षणिक रूप से हो, शैक्षणिक कमज़ोर जो वर्ग होता है वही क्या है, वही पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। यहाँ पे आर्थिक नहीं कहा गया है, यानी आपको जब कभी विकल्प दिए जाएंगे तो उसमें आर्थिक शब्द भी जोड़ दिया जाएगा। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर की बात नहीं की गई है। सामाजिक और शैक्षणिक जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको पिछड़ा वर्ग माना गया है, लेकिन ये संविधान में परिभाषा नहीं है। निर्धारण कौन करता है? यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि एससी, एसटी और बैकवर्ड क्लास, इनका निर्धारण कौन करता है? कौन तय करेगा कि कौन सी जातियां किस में आएंगी? तो ये शक्ति राष्ट्रपति के पास में है और किन आर्टिकल के तहत है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें 3 आर्टिकल हैं। एक तो आर्टिकल 341 यानी 341 और आर्टिकल 342 और आर्टिकल 342A, ये बाद में बढ़ाया गया है। ये 3 आर्टिकल्स हैं जो इनको डिसाइड करते हैं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए, ये शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और ये पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग। तो इन तीनों का निर्धारण का जो जिम्मेदारी है वो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति जो है निर्धारित करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारण किया जाता है। एक लिस्ट बनाई जाती है जिसमें जातियां या जातियों के अंदर का कोई समूह रखा जाता है। और हमने आपको एक ये भी चीज़ बताई थी, किसी जाति को किसी क्षेत्र विशेष के लिए भी एससी एसटी घोषित किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ साथ ही साथ हमने ये भी बताई थी कि इस लिस्ट में संसद को ये पावर दिया गया है कि वो संशोधन कर सकता है। यानी कि पहले राष्ट्रपति डिसाइड कर देते हैं कि ये जातियाँ एससी हैं, ये एसटी हैं और ये जो है पिछड़ा वर्ग में आएंगी। लेकिन इसमें बाद में कुछ जातियों को प्रविष्ट कराना या उसमें से कुछ को निकालना, ये पावर संसद को दी गई है। तो यहाँ पे संसद की एक शक्ति है। संसद जो है वो राष्ट्रपति की सूची में, राष्ट्रपति द्वारा जारी सूची में जातियों को हटा और बढ़ा सकता है। जातियों को हटा भी सकती है, हटा एवं बढ़ा सकती है। तो ये संसद को पावर है।
अब देखिए, एक अभी जो नवीनतम संविधान संशोधन की बात की जा रही है, 105वां 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो भी आपको यहाँ पर जानना होगा। हम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करेंगे, तो जब पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग है तो पिछड़ा वर्ग कौन है ये आपको जानना पड़ेगा। जैसे ST में जाना, वैसे हमने पिछड़ा वर्ग को बताया कि राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, संसद को पावर भी है। लेकिन यहाँ पे एक बहस छिड़ी कि पिछड़ा वर्ग के निर्धारण की कुछ शक्तियाँ राज्य के पास में भी होनी चाहिए। तो कुछ मामले हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पहुँचे जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हैं। कुछ आरक्षण को लेके महाराष्ट्र के मुद्दे भी आए। तो अब एक नया जो है संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि राज्य भी जो है बैकवर्ड क्लास के लिए, इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है कि राज्य भी बैकवर्ड क्लास के लिए सूची बना सकेंगे। अभी तक संसद के पास में ये पावर थी, लेकिन ये बैकवर्ड क्लास के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये आपका 105वां संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन। और अगर विधेयक की बात करें तो 127 संशोधन विधेयक है ये, संशोधन विधेयक। इसके तहत क्या किया गया है कि पिछड़ा वर्ग की जो सूची है, पिछड़ा वर्ग की सूची राज्य भी बना सकेंगे, राज्य भी बना सकेंगे। तो ये अंतर हो जाएगा कि बैकवर्ड क्लास में कौन सी जातियां आएंगी, कौन सी जातियां बाहर रहेंगी, इसका निर्धारण अब राज्य भी कर पाएगा। पहले ये सेंटर के पास में ही पावर थी, संसद के पास में। तो यहाँ पर राज्य अपनी लिस्ट बना सकेगा और संसद भी बनाएगी। संसद अपने पूरे देश के लिए निर्धारित करेगी कि कौन सी जातियाँ पिछड़ा वर्ग में आती हैं, और राज्य अपने प्रदेश में किसी जाति विशेष को पिछड़ा वर्ग में रख सकता है, लेकिन वो दूसरे राज्य में पिछड़ा वर्ग में नहीं भी हो सकती है। लेकिन जो जाति राष्ट्रीय सूची में होगी, यानी संसद की लिस्ट में होगी, वो हर जगह मानी जाएगी, और ये राज्य विशेष के लिए होगी। तो ये 105वां संविधान संशोधन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमने SC और ST के लिए जो अलग अलग आयोग हैं उन पर बात कर ली थी। आज हम बैकवर्ड क्लास के लिए जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसके विषय में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखें कि थोड़ा सा इतिहास पे गौर करें, क्योंकि जब तक आप इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी और याद भी नहीं रहेंगी। फैक्ट बहुत जल्दी दिमाग से निकल जाएंगे। जब हम SC और ST के कमीशन की बात कर रहे थे तो हम ये जिक्र किए थे कि ये दोनों ही संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी संविधान में इनका जिक्र है। और आर्टिकल भी हमने बात किया था, SC के लिए 338, ST के लिए 338 का, और BC के लिए भी हमने बताया था 338 खा यानी B। तो ये तीनों आर्टिकल आपको हम पहली क्लास में नोट करा ही चुके हैं। इसके इतिहास की बात हम इसलिए ज़रूरी समझते हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है वो आज की डेट में एक संवैधानिक निकाय है। ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में है। और संविधान के किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 338B इससे रिलेटेड है। तो आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय है। क्या इसी रूप में इसकी स्थापना हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना जो हुई थी वो एक विधिक निकाय के रूप में हुई थी 1993 में। विधिक निकाय का मतलब है कि एक एक्ट बना करके इसको लाया गया था। तो क्या 1993 से पहले कोई आयोग है? तो बिल्कुल है। हम इतिहास शुरू करेंगे 1953 से। देखिए, संविधान में अभी हम यहाँ तक पहुँचेंगे, उसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास जानना जरूरी है। संविधान में एक आर्टिकल है 340, भाग 16 में 340 आर्टिकल है, और ये आर्टिकल राष्ट्रपति को एक पावर देता है, राष्ट्रपति को एक शक्ति देता है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग से, देखिए पिछड़ा वर्ग की परिभाषा नहीं बताई गई है, ये नहीं संविधान में बताया गया कि कौन होगा पिछड़ा वर्ग, जाति के आधार पे होगा,
अर्थव्यवस्था के आधार पे होगा, यानी आर्थिक कारण से होगा, सामाजिक कारण से होगा, ये नहीं तय किया गया। लेकिन ये ज़रूर कहा गया कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग की दशाएं, यानी उनकी कंडीशंस क्या हैं, दशाएं अन्वेषण करने के लिए, यानी जांच पड़ताल करने के लिए आयोग गठित करेगा, आयोग गठित कर सकता है, अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, गठित कर सकता है। तो पहला प्रश्न तो यही था कि कौन है पिछड़ा वर्ग। हम आरक्षण की भी बात पिछले क्लासेस में किए थे और आपको हमने बताया था कि आप हमारा मौलिक अधिकार जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें आई थिंक क्लास नंबर 42 और 43 या 41 या 42 40 के आसपास की क्लास होगी, आप देखिएगा। उसमें हमने आर्टिकल 16, 15 इत्यादि पे चर्चा की है और आरक्षण को 2 क्लासेस में डिटेल में पढ़ाया है। वो वीडियो आज ही आप रिपीट करके अगर देख भी चुके हैं तो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं आपस में, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आर्टिकल 340 में ये गठित करने की बात की थी, तो 1953 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें राष्ट्रपति थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो पहली बार एक पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग गठित किया गया, लेकिन वो अस्थायी था, यानी परमानेंट आयोग नहीं था। आज की डेट में तो ये परमानेंट है और संवैधानिक भी है, लेकिन वो एक टेम्परेरी था। तो इस शक्ति का प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 340 का प्रयोग करते हुए 1953 में जो है एक आयोग राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, और वो था काका कालेलकर आयोग। काका कालेलकर आयोग। देखिए भाई, एससी हैं, एसटी हैं, उनके लिए प्रावधान है, तो बीसी का भी पहचान करना जरूरी था कि पिछड़ा वर्ग आखिर कौन है। तो काका कालेलकर इसके अध्यक्ष थे। काका कालेलकर के अध्यक्षता में आयोग बनाया गया और इनके सामने मुख्य प्रश्न यही था कि पिछड़ा वर्ग कौन है, इसकी पहचान करो, तभी तो हम उन्हें आगे सुविधाएं दे सकेंगे। तो ये आयोग 1953 में आया और इसकी सिफारिशें जो थी प्रमुख रूप से, और यही पहला आयोग है। आपसे क्वेश्चन भी किया जाएगा कि बैकवर्ड क्लास के लिए पहला आयोग कौन सा गठित किया गया था या कौन अध्यक्ष था, तो पहला आयोग यही है, अध्यक्ष भी यही हैं। लेकिन इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि पिछड़ा वर्ग के लिए जब विधिक आयोग, यानी 1993 की जब हम बात करेंगे, तब अध्यक्ष कौन था, या फिर जब पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिल गया, यानी 2018 की बात करेगा तब कौन अध्यक्ष बना। तो अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान करके उत्तर कीजिएगा। तो पहला आयोग ये है, ये अस्थायी आयोग था और इन्होंने जो है पिछड़ा वर्ग के निर्धारण के लिए जो बताया, पिछड़ा वर्ग इन्होंने बताया कि जाति को आधार बना सकते हैं, जाति को आधार बना सकते हैं कि कौन है सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा, यानी कौन बैकवर्ड है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, उसके लिए हम जाति को आधार बना सकते हैं। एक बात तो ये कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कि सभी महिलाएं पिछड़ा हैं। देखिए, ये क्वेश्चन एक से बन सकता है कि किस आयोग ने रिपोर्ट दी थी कि सब महिलाएं जो हैं वो पिछड़ा वर्ग में आती हैं, क्योंकि इन्होंने माना, 1953 की बात हम कर रहे हैं, उस समय की कंडीशंस को देखते हुए इन्होंने माना कि सभी महिलाएं जो हैं वो पिछड़ी हुई हैं। तो पिछड़ा कौन है, सब महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, तो इन्होंने सभी महिलाओं को पिछड़ा वर्ग में माना। सभी महिलाएं वो क्या है, पिछड़ी हैं। तो इनके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसकी सिफारिश इन्होंने कहा कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण दिया जाए। इन्होंने आरक्षण देने की बात की और आरक्षण इन्होंने क्लासीफाई किया। इन्होंने कहा कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 की जो सर्विसेज होती हैं ABC श्रेणी की, उन सब में अलग अलग आरक्षण का प्रावधान इन्होंने किया था। उतना डीप आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिफारिशें लागू नहीं हो पाई थी। आरक्षण दिया जाए इन्होंने कहा, तो लागू नहीं हो पाया। ये मेन चीज़ है, ये परिणाम है
कि काका कालेलकर साहब की जो सिफारिशें थीं वो लागू नहीं हो पाई। क्यों लागू नहीं हो पाई, उसके पीछे अपने कुछ कारण थे। जैसे कि ये बात 1953 है, 55वीं रिपोर्ट आई इनकी, और उस समय नया नया देश आज़ाद हुआ था। कांग्रेस पार्टी सब जनों की पार्टी यानी अम्ब्रेला पार्टी मानी जाती थी और हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था, हर वर्ग हर जाति धर्म का व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था कांग्रेस से। तो शायद ये सिर्फ शायद कह सकते हैं कि शायद उनकी ये सोच रही होगी कि इस समय जाति के आधार पर किसी को आरक्षण देना, इससे वोट बैंक में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमसे हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसे ही पेंडिंग पड़ी रही, लागू नहीं हो पाया। लेकिन जब पहली बार भारत में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई मोरारजी देसाई की, आपको पता है उस समय उन्होंने फिर से एक बैकवर्ड क्लास के लिए एक फिर से आयोग गठित कर दिया। अब देखिए यहाँ से फिर कोई आयोग नहीं गठित हुआ, फिर जाके 1979 में, इसको आपने नोट कर लिया, इसकी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। लेकिन क्वेश्चन बहुत बनते हैं, पहला आयोग कौन सा था, अध्यक्ष कौन थे, उनकी सिफारिशें क्या थी प्रमुख रूप से। अब मान के चलिए लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा का समय, 25-26 साल के बाद में जब एक गैर कांग्रेसी सरकार आई तो 1979 में एक फिर से आयोग बना, जिसको बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नाम से आप जानते हैं, मंडल आयोग। मंडल आयोग इसको कहा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस समय मोरारजी देसाई सरकार थी, जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि राजनीतिक उठापटक नहीं समझेंगे तो इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। मोरारजी देसाई सरकार, क्योंकि ये प्रश्न सीधा बन जाता है किसने गठित कराया था, तो मोरारजी देसाई पीएम थे। और ये पहली बार देश में एक गैर कांग्रेसी सरकार आई थी। क्यों आ गई थी, क्योंकि 1975 में इमरजेंसी लगी और लोग उससे असंतुष्ट हुए और फिर विपक्ष में वोटिंग हुई और ये सरकार बन गई। तो इनके पास में एक कारण भी था कि कांग्रेस को तोड़ने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हम ज़्यादा वोट बैंक बना सकते हैं। तो उसका एक सीधा सा बहुत अच्छा उपाय था, क्योंकि आज भी भारत में जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के राजनीति बहुत होती है, और उस समय तो कुछ ज़्यादा ही होती थी, अब भी होती है। और उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया और कहा पिछड़ा वर्ग की पहचान कीजिए, क्या है पिछड़ा वर्ग और उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई, उन्होंने लगभग 52% जनसंख्या को पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया। इतनी ज़्यादा जातियाँ इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ले आई थी। तो एक 52% वोट बैंक प्रभावित होता है मंडल आयोग की रिपोर्ट से। तो कौन नहीं उसे भुनाना चाहेगा। तो मंडल आयोग इन्होंने कहा कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग इन्होंने भी बताया कि जाति के आधार पर हम इसे जाति को आधार बना सकते हैं। यानी देखिए, आपको ये ढूंढना है कि पिछड़ा वर्ग कौन है समाज में, तो इसका आधार क्या हो। क्या हम सबका पैसा गिनना, मतलब आर्थिक ढूंढना शुरू करें, सामाजिक, ऐसे क्या ढूंढना शुरू करें। तो उन्होंने कहा जाति को मान लीजिए, क्योंकि जाति भी एक क्लास है, एक वर्ग है और वो पिछड़ा हुआ है और इसके आधार पे आप आरक्षण दे सकते हैं। जाति व्यवस्था भारत में बहुत हजारों साल पहले से चली आई है और समाज में लोगों का दर्जा जो होता है वो जाति के आधार पे डिसाइड होता रहा है भारत में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में हजारों वर्षों से जो समाज में लोगों का दर्जा है वो उनकी जातियों से डिसाइड होता रहा है। तो क्यों ना जाति को ही आधार मान के हम मान लें कि कौन सी पिछड़ी जातियां हैं। तो जो जातियां पिछड़ी हैं उन्हीं को हम पिछड़ा वर्ग कह देंगे। तो ये एक आधार इन्होंने बताया। और इसके लिए क्या करने की बात इन्होंने की, इन्होंने आरक्षण देने की बात की। एक चीज़ इन्होंने और कही, वो भी आपको जानना है कि पिछड़ा वर्ग को इन्होंने कहा कि ये अन्य पिछड़ा वर्ग है। इन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग शब्द का प्रयोग किया। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी, जिसको आप कहते हो ओबीसी, यानी पिछड़ा वर्ग ही अन्य पिछड़ा वर्ग है। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब देखिए, पिछड़े तो एससी और एसटी भी हैं और ओबीसी भी पिछड़े हैं,
तो इसको अन्य पिछड़ा वर्ग इसलिए कहा गया कि इसमें SC और ST को छोड़ करके, SC और ST को अलग से आरक्षण मिलता है और उनके लिए अलग से प्रावधान है, इसीलिए पिछड़े तो ये भी हैं, तो इनके लिए चूँकि अलग से प्रावधान है तो इनको छोड़ करके जो बैकवर्ड क्लास बचता है उस बैकवर्ड क्लास को हम अदर बैकवर्ड क्लास कहेंगे, यानी कि इसमें SC और ST नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है वो, इसमें SC और ST नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि इनके उत्थान के लिए आपको क्या करना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। कितना आरक्षण देना चाहिए? सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेवाओं में कितना? 27%। देखिए सरकारी सेवाओं में इसलिए लिख दिया क्योंकि आरक्षण तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों में भी है, लेकिन वहाँ पर SC और ST के लिए है, OBC के लिए नहीं है। तो यहाँ मंडल कमीशन ने भी जो है सरकारी सेवाओं की ही बात की है। सरकारी सेवाओं में कितना दिया जाए? 27% आरक्षण दिया जाए। समय है 1979 का और रिपोर्ट इनकी 1980 में आई, 1980 में आई और समीकरण बदल चुके थे, सरकार इनकी गिर गई और फिर से जो है इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ गई। अब कांग्रेस फिर से इस चीज़ को लागू नहीं करना चाहती थी, जो भी उनके अपने कारण रहे हों, में भी जाति को लेकर के फिर से जो है वो नहीं चाहते थे कि वोटर जाति के आधार पे बटे हमारा, तो उन्होंने फिर से जो है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। लेकिन 1990 में फिर से एक बार जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह की सरकार आई 1990 में फिर से जो है, और उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो ये रिपोर्ट जो है वो 1990 में जाकर के लागू हुई, यानी ये 27% आरक्षण वाली बात 1990 में लागू हुई। 1990 में VP सिंह सरकार ने, VP सिंह प्रधानमंत्री हैं उस समय, सरकार ने जो है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। अभी इस समीकरण को हम पूरा समझेंगे, क्या चीज़ें हैं। सिफारिशों को लागू कर दिया। यहाँ ये प्रश्न सीधे सीधे बनता है कि OBC को आरक्षण 27% कब लागू किया गया? तो आपका 1990 में लागू किया गया। किसने लागू किया? तो VP सिंह ने लागू किया। किस आयोग ने 27% का रिकमेंडेशन दिया था? तो मंडल कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। कब दिया था? ये कमीशन 1979 में आया था और 1980 में इसने रिपोर्ट किया था। 10 साल बाद ये चीज़ें लागू की गई। इस आरक्षण को चुनौती दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय किया उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए 1992 में एक केस है, इंदिरा साहनी केस उसको कहते हैं, इंदिरा साहनी केस। डिटेल में आप इसे पढ़ेंगे, हमारी पिछली क्लास में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ हम सिर्फ इससे रिलेटेड बात को करेंगे, बाकी चीज़ों को आप पिछली क्लास में पढ़ लीजिएगा। इंदिरा साहनी केस या इसको मंडल केस भी कहा जाता है। मंडल केस ये 1992 में हुआ था और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का आधार बना। तो इसीलिए हमने इतनी कहानी आपको बताई कि हम यहाँ तक पहुँचना चाहते थे। तो 1992 में ये केस क्यों हुआ? हमने बताया आपको कि जब 27% OBC को आरक्षण 1990 में लागू कर दिया गया, उसके बाद में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई चुनाव प्रचार के दौरान। तो फिर से जो है सहानुभूति वोटिंग हुई और कांग्रेस की सरकार फिर से आ गई। हालांकि जो पिछली पार्टी थी उसने लागू किया था, 52% जनसंख्या कवर हो रही थी, तो उनको अच्छी वोट मिलनी चाहिए थी। 27% आरक्षण दिया था, लेकिन हत्या हो जाने की वजह से सहानुभूति वोट पड़ी और फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस चीज़ को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में
इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस जो है वो मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया इसमें जो है, सर्वोच्च न्यायालय इन्होंने क्या निर्णय दिया। अब कौन से कितने बेंच थे, कौन इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश थे, वो सब हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय क्या दिया, कुछ चीज़ें आपको जाननी है। पहली चीज़, ओबीसी को जो 27% आरक्षण है, आरक्षण ये लागू रहेगा। देखो बहुत से और भी कारण थे इस केस के, हम डीप में पीछे आपको पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे हम सिर्फ संक्षिप्त में बात कर रहे हैं। ओबीसी को 27% आरक्षण लागू रहेगा, लेकिन क्रीमी लेयर का एक सिद्धांत दिया गया, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। क्रीमी लेयर, ये एक नया शब्द यहाँ पर आया, क्रीमी लेयर, यानी कि ओबीसी में कुछ लोगों को क्रीम माना गया कि वो लोग काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, यानी मलाई बन चुके हैं, उसको हटा करके जो नीचे बच रहा है वो ओबीसी है। ओबीसी के अंदर कुछ लोगों को छांट दिया गया, उसी को क्रीमी लेयर कहा गया, जो ज़्यादा संपन्न है, जो ज़्यादा सक्षम है, संसाधन है जिनके पास में। तो क्रीमी लेयर, अब क्रीमी लेयर एक नई चीज़ आ गई। अभी इतनी माथापच्ची करने के बाद में ये पता चला था कि ओबीसी कौन है, अब ओबीसी में क्रीमी लेयर कौन है, तो इसके लिए भी एक समिति बनाई गई थी, वो भी आप यहीं पे नोट कर लें। रामनंदन समिति एक है, रामनंदन समिति 1993 में बनाई गई थी, क्रीमी लेयर कौन है इसकी पहचान करने के लिए, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए हेतु। तो ये आप यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा। और 1993 से ही क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। तो एक बात ये कही, दूसरी बात इन्होंने और भी बहुत सी बातें थी आरक्षण को लेकर के, हम मुख्य 2-3 बातों पर जिक्र ही करेंगे। इन्होंने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा भी इन्होंने डिसाइड कर दिया। आरक्षण की अधिकतम सीमा, अधिकतम सीमा कितनी रहेगी, 50% अधिकतम रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आकर के मुद्दा कुछ ऐसा बन गया था कि 59% हो गया था, 59.5, क्योंकि आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण दिया गया था 10% उस समय भी। इन सब बातों पर हम पिछली क्लास में डिस्कस किए हैं और वो कैंसिल कर दिया गया था। अब जो आप फिर से देखते हो 10% ये दोबारा दिया गया है, तो वो और ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% रहेगी, तो इसमें जो है 49.5% उसमें हो गया था, ये 27 मिला के, और 15 एससी का और 7.5 एसटी का। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस चैप्टर को लेकर के, महत्वपूर्ण ये भी था लेकिन हम इस पे बात कर रहे हैं, तो इसके दृष्टिकोण से इस निर्णय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ था, उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए। पिछड़ा वर्ग के लिए एक स्थायी आयोग बनाया जाए। बस इसीलिए इस पॉइंट के लिए ही मैंने सिर्फ आपको इंदिरा साहनी केस बताया कि यहाँ से निकल के आता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन एक परमानेंट बॉडी के रूप में किया जाए। तो तुरंत जो है 1993 में संसद ने एक अधिनियम पारित कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। संसद ने एक अधिनियम पारित किया 1993 में। संसद ने 1993 में क्या लेकर के आए, राष्ट्रीय, उस अधिनियम का नाम आपसे पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, अधिनियम 1993 ये लेकर के आए। और इस अधिनियम के आधार पर जो है एक संस्था गठित की गई जिसका नाम रखा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। पिछड़ा वर्ग आयोग, इसकी हुई स्थापना। कब स्थापना हुई, 1993
1993 में। अब क्वेश्चन आपसे बन गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना एक परमानेंट बॉडी के रूप में 1993 में हुई थी। यह किस प्रकार की संस्था थी? एक्ट बना करके इस संस्था की स्थापना की गई है। तो यह एक विधिक संस्था थी, है नहीं, थी। ये किस प्रकार की संस्था थी? विधिक संस्था। तो अब एक प्रश्न आपके मन में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग विधिक संस्था है या फिर आपने यहाँ मेन टाइटल में संवैधानिक संस्था लिखा हुआ है, तो इसमें से क्या है? तो वो वर्तमान की स्थिति है। अभी हम 1993 पर ही हैं कहानी में। तो अब इसके बाद में इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए, एक विधिक संस्था के रूप में 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके बाद तमाम प्रश्न उठते गए कि जिस प्रकार से SC और ST आयोग जो है संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसी प्रकार से बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। जायज़ मांगे भी थी और इसको लेके राजनीतिक उठापटक काफ़ी समय तक चलती रही और 2018 में आखिरकार एक संशोधन किया गया 102 102वां संशोधन 102वां संविधान संशोधन किया गया 2018 में। संशोधन 2018। इस संशोधन के द्वारा क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। यहाँ पे क्या नोट करेंगे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को आर्टिकल 338B में स्थान दिया गया और यह संवैधानिक संस्था बन गया, संवैधानिक निकाय बन गया। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था के रूप में कब स्थापित हुआ? तो 2018 में क्या हुआ? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या बन गया? संवैधानिक बन गया, क्योंकि इसको एक आर्टिकल मिल गया। आर्टिकल 338B में इसको जगह दी गई। इसके पहले ये विधिक था 1993 में जब इसकी स्थापना हुई थी। तो अब बहुत से प्रश्न आपके मन में आ गए जो बनेंगे एग्जाम में, जैसे कि पिछड़ा वर्ग के लिए पहला आयोग कौन सा था? तो काका कालेलकर आयोग था। दूसरा आयोग कौन सा था? मंडल आयोग था। ये दोनों किस प्रकार के आयोग थे? अस्थायी थे, यानी इनको सिर्फ काम सौंपा गया था, करिए और समाप्त। परमानेंट आयोग, एक स्थायी आयोग की स्थापना किसके निर्देश से हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ये जजमेंट में कहा था कि एक परमानेंट आयोग बनाया जाए। तो किस आधार पर बनाया गया? संसद ने एक कानून बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993, जिसके आधार पे ये बना और उसके बाद में 102वां संविधान संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसी के साथ में आर्टिकल 142A भी बढ़ाया गया, जिसमें राष्ट्रपति को पावर दी गई कि पिछड़ा वर्ग की सूची में जातियों को निर्धारित करें, और संसद को भी पावर दी गई कि वो उसमें जातियों को घटा बढ़ा सकती है। और फिर हमने अभी आपको 105वां संशोधन के विषय में बताया था, जो अभी हाल ही में है। और उसमें क्या रहेगा? उसमें राज्यों को ये पावर मिलेगी कि वह भी पिछड़ा वर्ग के लिए सूची तैयार कर सकेंगी, यानी पिछड़ा वर्ग कौन होगा उनके राज्य में वो डिसाइड कर सकेंगे, लिस्ट बना सकेंगे। तो संसद की यानी केंद्र की अलग लिस्ट रहेगी और राज्यों की अलग लिस्ट रहेगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जो है एक संवैधानिक संस्था के रूप में आ गया। तो अब यहाँ तक तो इतिहास था। अब संवैधानिक निकाय की संरचना क्या है, जो बिल्कुल SC/ST आयोग की तरह ही है, फंक्शंस भी उसी तरह से हैं। तो उसको संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं। पिछली अगर क्लास आपने देखी है तो कुछ भी आपको नया ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, सब वैसा ही है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर है। देखिए संरचना किस प्रकार की संरचना रहेगी। इसमें 5 सदस्य होंगे,
जैसा कि SC ST वाले में भी थे। 5 सदस्य में अध्यक्ष रहेगा, उपाध्यक्ष होगा और 3 मेंबर होंगे, 3 सदस्य रहेंगे। अध्यक्ष के लिए यहाँ पर कहा गया है कि जैसे कि ST वाले आयोग में था कि अध्यक्ष ST ही होना चाहिए, यहाँ पर अध्यक्ष के लिए कहा गया कि यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वर्तमान या रिटायर्ड जज न्यायाधीश जो होगा वो बनेगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन कौन हैं, ये आप कमेंट करके बताएं। तो अध्यक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड या वर्तमान जो है न्यायाधीश होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, 3 सदस्य भी होते हैं। तो इसमें ये इनकी संरचना है। इनकी नियुक्तियां कौन करता है, तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि चाहे वो SC आयोग हो, चाहे ST, चाहे BC का हो, इनमें सब में जो है नियुक्ति करने की पावर जो है वो किसके पास में है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षरित और उनकी मोहर लगी हुई एक आदेश होता है जिसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल और सेवा शर्तें, कार्यकाल प्लस सेवा शर्तें, ये भी राष्ट्रपति ही डिसाइड करते हैं, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। तीनों ही आयोग में, तीनों इसीलिए हमने साथ में ही पढ़े कि कार्यकाल और कार्यकाल समानता जो है वो 3 वर्ष डिसाइड किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, जो 3 वर्ष मिलता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आता है कि कार्यकाल कितना होता है, तो आप 3 वर्ष टिक करिएगा वर्तमान में, लेकिन ये 3 वर्ष रहेगा या 5 वर्ष रहेगा या 2 वर्ष रहेगा, ये डिसाइड करने की पावर किसके पास में है, राष्ट्रपति के पास में है। सेवा शर्तें क्या होंगी, ये भी राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। इनको वेतन जो है वो सचिव के समान मिलता है, जो सरकारी सचिव होते हैं उनके बराबर वेतन मिलता है। और आपको एक बात हमने ये भी बताई थी कि जो अध्यक्ष हैं तीनों आयोग के, चाहे वो ST SC और BC, तीनों में अध्यक्ष जो होता है वो मंत्रिमंडल के मंत्री के बराबर दर्जा मिलता है इसको, और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है, और जो अन्य सचिव हैं वो, अन्य जो सदस्य हैं वो सचिव के समकक्ष दर्जा इनको प्राप्त है, वो तीनों ही में समान है। तो ये इनकी है संरचना। अब मुख्य चीज़ पे आ जाते हैं कि कार्य क्या करेंगे, क्या कार्य करेंगे। आपको क्या लगता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है तो क्या कार्य करेगा? जाहिर सी बात है, पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा। बस सामान्य सी बात आप याद रखें कि अगर पिछड़ा वर्ग आयोग है तो वो पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा करेगा। अब हितों की रक्षा कैसे करेगा, मतलब संविधान में या संविधान के बाद में कोई विधि बनाई गई, कोई एक्ट लाया गया या कोई सरकार का आदेश है, अगर उसमें पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड कुछ बातें हैं तो उन बातों की निगरानी करना, समीक्षा करना, जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका मूल्यांकन करना, यही कार्य करेगा। इसी आधार पे तो करेगा। सरकार की जो योजनाएं बन रही हैं उसमें सिफारिशें देना कि पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए क्या बनाया जा सकता है, और अगर पिछड़ा वर्ग के हितों का कहीं पे उल्लंघन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो उसकी शिकायतें सुनने का भी अधिकार इनको मिलता है। दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ इनको मिलती हैं, जिसके आधार पर ये सम्मन जारी करके लोगों को बुला सकते हैं, शपथ पत्र ले सकते हैं, गवाहों को हाजिर कर सकते हैं। ये सारे कार्य दीवानी न्यायालय की पावर्स इनको मिलती हैं, और अपना प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति को ये सौंपते हैं। राष्ट्रपति उसे संसद में रखता है और संबंधित राज्यों को भी भेजता है, जहाँ से मामला, जिस राज्य के मामले संबंधित होते हैं, राज्यपाल को। तो इस तरह से इनके कार्य हैं। तो संक्षिप्त रूप में आप कार्य लिख लीजिए क्या है। देखिए, एक तो चाहे आप संविधान कह लीजिए, अन्य विधि है, आदेश हैं, में पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, पिछड़ा वर्ग के हितों से संबंधित प्रावधानों, कार्यों की निगरानी करना, निगरानी, समीक्षा करना, क्या गलत है क्या सही है, और
मूल्यांकन करना कि कार्य उचित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से सिफारिशें देना। सिफारिशें किस संबंध में? पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विकास में भागीदारी करना, यानी उनकी उन्नति के लिए जो बन पड़े कार्य करना, भागीदारी करना, एवं योजना हेतु सिफारिशें देना, सिफारिशें देना। सरकार को सिफारिश देते हैं कि क्या आप कर सकते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। देखिए, जैसे एससी और एसटी में होता है, बिल्कुल वैसे ही ये कार्य जो है पिछड़ा वर्ग के लिए करते हैं। ये सलाहकारी हैं, सलाह बाध्य नहीं है सरकार को मानना, लेकिन फिर भी इनकी सलाह का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वैसे ही आगे क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार के कदमों की निरकारी जो है, जो भी सरकार कदम उठाती है, सरकार के पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड, पिछड़ा वर्ग से संबंधित सभी कदमों का मूल्यांकन करना एवं सिफारिशें देना। ये कार्य हो गया। अब हमने एक प्रमुख बताया कि शिकायतें सुनना। बैकवर्ड क्लास के जो है हितों से संबंधित शिकायतें सुनना, संबंधित शिकायतें सुनना। और शिकायतें सुन रहे हैं तो अब न्याय का कार्य कर रहे हैं, तो इनको पावर्स चाहिए, तो इनको जो है दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की पावर मिलती हैं। दीवानी न्यायालय की शक्तियां इनके पास में होती हैं। ये शक्तियां क्या हैं? इन शक्तियों